हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रैंक आंसर। तो मैं वापस आ गया हूँ हिंदी की एक नई वीडियो लेके। ठीक है। सो लास्ट वीडियो क्या थी? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलंकार क्या होते हैं। अलंकार के मैंने आपको सारे टाइप्स बताए थे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, और उनके भी टाइप बताए थे। और लास्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दी थी। तो वैसा ही हम आज करेंगे। आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं, जो टॉपिक लेके आए हैं आपको पढ़ाने के लिए, वो है समास। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, हम आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे, उनके पार्ट्स के बारे में बताएंगे, और उसके बाद हम उनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले आती है समास की परिभाषा की भाई समास होता क्या है। तो अच्छे से पढ़ते हैं एक बार। तो देखिए क्या है। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करना, मतलब छोटा करना, छोटे करने की प्रक्रिया को। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है, तो इन शब्दों को इस तरह से संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लो दो तीन आपके पास शब्द है, उनको आपने छोटा बना के एक शब्द बना दिया। ठीक है ना। एक छोटा शब्द बना दिया, तो उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। तो बेसिकली देखो, हमें बस इतना पता होना चाहिए। देखो इसके बाद खैर मैं आपको संधि भी पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा वैसे समास और संधि में डिफरेंस क्या होता है। बट आप ये बात समझो कि समास क्या है। समास के अंदर दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, उन्हें संक्षिप्त करके यानी छोटा करना होता है। और उसका उससे क्या है, एक नया शब्द बनाते हैं, एक सार्थक शब्द बनाते हैं। जो नया शब्द बनता है उसका कुछ अर्थ होता है। ठीक है। तो यही समास की मतलब मेनली परिभाषा है। और पहली बात, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा, जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगी, उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि समाज की परिभाषा क्या होती है। नहीं। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको एक पर्टिकुलर दे दिया जाएगा कि ये पूछेगा, जैसे आपको एक शब्द दे दिया गया, जैसे कि आपको दे दिया यथाशक्ति। ठीक है। आपसे पूछेगा इस समास का आप समास विग्रह कीजिए। ये जो आपको पूरा समस्त पद है, इसका समास विग्रह कीजिए और साथ साथ बताइए ये कौन सा समास है। इस किस्म के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए उन पे भी चलेंगे धीरे धीरे करते हुए। तो अभी मैंने आपको परिभाषा बता दी है। परिभाषा क्या है? संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर एक नया शब्द बना जाए, एक नया सार्थक शब्द बनाया जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि परिभाषा क्या है समास की। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट स्लाइड है, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो नहीं। तो इसके अंदर क्या है, मैंने बेसिकली आपको एग्जांपल दिया कि भाई एग्जांपल क्या क्या है। तो देखिए ये क्या है, ये है पूरा एक समस्त पद। समस्त पद यानी, मैं एक बार लिख देता हूँ अच्छे से, समस्त पद। और ये उसका समास विग्रह है, इस साइड। तो ये क्या, मान लो ये आपके कुछ शब्द थे, हवन के लिए सामग्री, और इसको आपने संक्षिप्त रूप में लिख के, मतलब छोटे रूप में लिख के क्या लिख दिया, हवन सामग्री। इसका अगर आप विग्रह करोगे कि आपका आ गया कि भाई हवन सामग्री, तो हवन सामग्री का आपको अगर विग्रह करना है तो क्या होगा, हवन के लिए सामग्री। ठीक है। ऐसे ही फिर आपका आता है कमल नयन। ठीक है। कमल नयन का क्या है, कमल के समान समान नयन है जिसके, अर्थात श्री राम। ठीक है। कमल नयन के असल में दो बनते हैं। एक तो क्या होता है, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात श्री राम। और एक होता है कमल के समान नयन। ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए। एक तो आप इसमें ये, चलो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी आप इतना ही समझो क्योंकि आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने क्या ही पढ़ाया। अगला है नियमानुसार, यानी नियम के अनुसार। ये पूरा एक आपका समस्त पद है, और ये इसके विग्रह है। ऐसे ही गौशाला, गायों के लिए शाला। ऐसे ही डाक खाना, डाक के लिए खाना, खाना का मतलब होता है घर। ठीक है। इसमें खाना का मतलब क्या है, यही आपके कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके अंदर मतलब बताया गया है कि कैसे कुछ शब्दों को आपने संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में लिख के एक सार्थक शब्द बना दिया। ठीक है। तो यही आपका बेसिकली समास होता है कि कुछ शब्द होते हैं, उन्हें आप संक्षिप्त रूप में लिख के, छोटे रूप में लिख के एक अच्छा सा सार्थक शब्द बनाते हैं। ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ समस्त पद क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये जो चीजें आती है कुछ इनकी। तो वही है, सबसे पहले आता है समस्त पद। समस्त पद क्या होता है, सामासिक सामासिक प्रक्रिया में बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये था हवन के लिए सामग्री, आपने इसका समास बनाया हवन सामग्री। जो ये चीज बना, ये जो नया सार्थक शब्द बना, इसे बोलते हैं समस्त पद। क्या बोलते हैं, समस्त पद। ठीक है। अब उसके बाद आता है पूर्व पद। समस्त पद के लिए पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। मतलब ये जो है ना, इसका हवन, हवन, ये क्या है, पूर्व पद। और ये जो सामग्री है, ये है जो नेक्स्ट वाला है हमारा उत्तर पद। समस्त पद के अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है। तो ये दो शब्द,
ये हो गया हमारा पूर्व पद और ये हो गया उत्तम पद। ठीक है, तो यही था मेनली आपको, ये बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई समस्त पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे के कहते हैं। ठीक है, मैं इस चीज पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज हो गया कि मैं अगर इस पे टाइम वेस्ट करता हूँ तो यानी मैं वीडियो की लेंथ खींच रहा हूँ। ठीक है, वो मुझे नहीं करना, मुझे आपको सिर्फ कंटेंट सिखाना है। ठीक है, मुझे आपको सिर्फ नॉलेज देनी है ताकि आप अच्छे से परफॉर्म करो, तो मैं उसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा जो क्वेश्चन पे में आती है, जो मतलब पेपर में आपकी आती है चीजें। ठीक है, अब आता है सबसे पहले समास के भेद, यानी समास जो है उसके मतलब भेद कितने हैं, और सबसे मेन भी हमारे लिए यही है, ये जो 6 भेद है इनके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वही है, तो समास के निम्नलिखित 6 भेद है, कितने भेद है, 6 भेद। कौन कौन सा, अव्ययी भाव समास, अच्छे से पढ़ते चलना, अव्ययी भाव समास, इसमें एक चीज याद रखना, अव्यय, अव्यय। ठीक है ना, ये आपको जब मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा तब उस टाइम भी बताऊंगा। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो जाए तो माइंड मत करना, ठीक है, हो भी सकती है, मेरी भी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है हर एक की। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो अब एक एक करके मैं आपको क्या कराऊंगा, इन 6 को एक्सप्लेन करूंगा, इन 6 के सबके एग्जाम्पल दूंगा, और फिर लास्ट में जैसे हमने अलंकार में किया था, जो हमारे पास 10-15 क्वेश्चन होंगे, एक एक करके उन क्वेश्चन का हम पहले समास विग्रह करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा समास है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम हमारे अव्ययी भाव समास पे। तो सबसे पहला आता है हमारा अव्ययी भाव समास, इसमें क्या है, अच्छे से पढ़ते हैं एक एक लाइन को और फिर करते चलेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, यानी कौन सा पद प्रधान हो, पूर्व पद, पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होना चाहिए। ठीक है, और एवं अव्यय हो। अब अव्यय क्या होता है, देखो, अव्यय वो शब्द होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अव्यय वो शब्द जिन पर वचन, कारक, काल आदि का फर्क न पड़े, जिन पर वचन, लिंग, कारक आदि से फर्क ना पड़े। ठीक है, कोई फर्क ना पड़े, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है ना, तो उसी से ये अव्यय से ही ये निकल के आया अव्ययी भाव समास। ठीक है, तथा समस्त पद, तथा समस्त पद भी प्रधान हो, मतलब जो उनका समस्त पद बनता है वो भी प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, इसका जो उत्तर पद होता है, यानी जो सेकंड पद होता है, मतलब जब हमारे समस्त पद का जो सेकंड पार्ट होता है, वो मेनली या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा। ठीक है, और समास किए जाने के पहले दोनों पदों का भाव अलग अलग होता है। ठीक है, ये चीजें अब मैं अच्छे से आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, चलो, वो एग्जांपल लास्ट में देते हैं, पहले हम इसका सेकंड पॉइंट भी पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, एक तो क्या है, इसे आइडेंटिफाई करने का एक चीज तो हमें ये पता लग गई, जो अव्ययी भाव समास होता है उसका जो फर्स्ट पद होता है ना वो अव्यय होता है। ठीक है, यानी जो हमारा पूर्व पद होगा वो अव्यय होगा, यानी ऐसी चीज जिसके ऊपर लिंग, कारक, वचन का फर्क ना पड़े। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा जो शब्द होता है वो संज्ञा होगा या विशेषण होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरे शब्दों में, यानी इसकी जो दूसरी डेफिनेशन भी होती है वो क्या होती है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, मतलब रिपीटेशन हो, पुनरावृत्ति। ठीक है, और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, दोनों शब्द कैसे यूज हो जाए, अव्यय की तरह, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं, मतलब जिसमें उपसर्ग भी आ गया ना, उपसर्ग मतलब उपसर्ग क्या होता है, प्रत्येक में प्रत्यय हो, जो प्र होता है, ऐसे जो होता है वो सब उपसर्ग होते हैं आपके, तो उनका भी एग्जांपल देंगे, जिनके अंदर भी अगर आपका उपसर्ग आ रहा है, किसी भी एक पूरे समस्त पद में आ गया अगर आपका उपसर्ग है, तो वहां भी अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अभी आपको दो चीज याद होनी चाहिए, अभी अव्ययी भाव आप देख रहे हो, अगर किसी भी पद के मतलब किसी भी समस्त पद के अंदर अगर जो पहला है वो हमारे क्या है, अव्यय है, तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा क्या है कि अगर एक ही शब्द है वो दो बार यूज हो रहा है और दोनों बन के क्या एक अव्यय की तरह ही काम कर रहे हो, यानी जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक का फर्क ना पड़ रहा हो, वहां भी अव्ययी भाव हो जाएगा। जहां पे एक और तीसरा पॉइंट क्या है, जिसके अंदर की आगे जो हो रहा है सर्ग आ रहा हो, मतलब किसी समस्त पद में आगे क्या हो, उपसर्ग हो, तो वहां भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा।
तक हमने 3 पॉइंट आइडेंटिफाई किया अव्ययी भाव समास को जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। वो उपसर्ग क्या क्या हो सकते हैं? ए, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि। अगर इनमें से कोई भी होगा आगे तो वहां पे कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल तो हम ये लिख सकते हैं, यथा, यथाशक्ति, ठीक है। इसके अंदर जो यथा है, देखो ये दूसरे पॉइंट से निकल के आ रहा है कि ये जो यथा है ये क्या है? उपसर्ग है, ठीक है ना। ये रहा यथा, इसमें प्रॉपर आया भी हुआ है, ठीक है। तो इस चीज से हमें पता लग गया ये क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अव्ययी भाव समास। लेकिन अभी इसका हमें वो भी तो करना है, विग्रह भी तो करना है। यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। इसका जो समय समास विग्रह होगा वो ये होगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। ये इसका समास विग्रह हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा प्रत्येक। प्रत्येक का तो मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, प्रत्येक, ठीक है। इसमें देखो आपका इसमें ये रहा प्रति है ना, तो वहीं से ये निकल के आया हुआ है, वहीं से ये निकल के आया हुआ है। ये जो उपसर्ग है इसमें भी आगे, ठीक है। तो इसका क्या बनता है? ये भी अव्ययी भाव समास है। इसका आता है प्रति एक, ठीक है ना। तो ये भी देख रहे हो आप, दो शब्दों से मिलके बना है। प्रत्येक का मतलब प्रति एक, तो वो यहाँ पे भी कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। क्योंकि ये जो पहला है हमारा ये उपसर्ग है, और जो दूसरा आ रहा है ये संज्ञा है। संज्ञा या विशेषण, जैसे संख्यावाचक विशेषण भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? प्रति, क्या हो जाएगा हमारा? उपसर्ग। तो दो चीजों से आप मतलब बिल्कुल बेसिकली और इजीली इसे संभाल सकते हो, मतलब समझ सकते हो कि भाई ये कौन सा समास होगा, जिसमें भी आगे जो आ जाता है ये जो मैंने कुछ लिखे ए, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा और यावत हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अपना अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जहाँ पे भी आगे जो हो वो उपसर्ग हो, ठीक है। इस चीज से एक और एग्जांपल लेते हैं जो मैंने मतलब आपको बताया था कि जिसमें एक शब्द की पूर्ण मतलब पूर्ण आवृत्ति हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि आप देखोगे क्या बोलते हैं, रातों रात हो सकता है, रातों रात, ठीक है। इसका क्या होगा? रात ही रात में, रात ही रात में, इसका समास विग्रह। तो इसमें देखो एक ही शब्द प्रयोग हुआ है, मतलब एक ही शब्द की दोबारा रिपीटेशन हुई है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि रिपीटेशन होने के बाद भी जो ये शब्द है ये कैसे यूज कर रहा है? एज अ अव्यय हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर लिंग वचन या कारक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रातों रात, रात ही रात में, चाहे वह रातों रात, अब वह चाहे लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, ठीक है। लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। उसने रात ही रात में, उसने रातों रात में यह कार्य करती है, ठीक है। अगर आप इसका कुछ एक सेंटेंस बना के देख रहे हो तो उससे यानी उसमें आप कोई लड़का भी हो सकता है कोई लड़की हो सकता है, लिंग का वो नहीं हो रहा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मतलब पार्ट के ऊपर, जो दूसरा भेद है इसका समास का, उस पर चलते हैं। तो दूसरा भेद जो है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस सामासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है। देखो उसमें तो जो था हमारा पूर्व पद प्रधान था, इसमें उत्तम उत्तम जो पद होता है वो प्रधान होता है। लेकिन इसकी जो सबसे मेन पार्ट है ना इसे आइडेंटिफाई करने का, वो क्या है? था दोनों पदों के बीच में लगी विभक्ति या विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, ठीक है। और वहां तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष ये चीज नहीं है विभक्ति या विभक्ति चिन्हों का लोप हो, ठीक है। सबसे मेन ये यह कारक से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कारक शब्द, मतलब कारक होता है। जैसे ही आप इसका समास विग्रह करोगे तो वहां पे क्या आना चाहिए? आपका कारक आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मतलब हम एक दो एग्जांपल लेके करते हैं इसका। देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आपका आ गया राजकुमार, आ गया आपका एग्जांपल, राजकुमार, ठीक है। अब आप अगर आपको इसका समास विग्रह करना होगा तो क्या आएगा? राजा का कुमार, मतलब राजा का बेटा, कुमार का मतलब क्या होता है? बेटा, और राजकुमार यानी राजा का कुमार, तो राजा का कुमार, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये जो का आ रहा है ना, का, ये क्या है आपका कारक का ही तो शब्द है, कारक की ही तो चिन्ह है। तो वही चिन्ह अगर जैसे ही आपका यूज हो रहा है, जैसे ही आप किसी का भी समास विग्रह कर रहे हो और वहां पे कारक का आपका ये आ रहा है, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ये सबसे इजी टू आइडेंटिफाई है। अगर आपको बस ये याद हो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की, अगर आपको ये पूरी टेबल याद है तो आप इसको बड़े ही आसानी से कर लोगे। बस आपको इसका समास विग्रह करना है। समास विग्रह जैसे ही आप करोगे, राजा राजकुमार, राजा का कुमार, ऐसे ही आगे और भी एग्जाम्पल आएंगे, उनसे कराएंगे। जैसे कि एक और हो सकता है सत्य आग्रह, सत्य आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह है, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है। अब इसमें भी आप देख रहे हो ये के लिए आ रहा है, ये भी कारक का ही एक चिन्ह है। ठीक है ना। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा है, तत्पुरुष समास है। ठीक है। तत्पुरुष को आइडेंटिफाई करने का सबसे मेन यही है, जिसे ही जैसे आप उसका समास विग्रह कर रहे हो, अगर उसके अंदर का की के ये जो आ रहे हैं आपके, जो भी है कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये कारक के चिन्ह आ रहे हैं, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। जैसे ही आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आए, उसका क्या कर दो, समास विग्रह कर दो। सबसे पहले तो हमें समास विग्रह करना ही करना है। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट के ऊपर अब। तो थर्ड पार्ट क्या है, कर्मधारय समास। ये समास अच्छा है क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, कर्मधारय और ऐसे ही चल के एक सिक्स्थ पे आएगा हमारा बहुव्रीहि समास। इन दोनों में आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, तो इन्हें थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कर्मधारय में क्या होता है। कर्मधारय का समास जो होता है, उसका जो पहला पद होता है, यानी पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है या उपमेय होता है। उपमेय उपमान मैंने आपको बताया था। और जो दूसरा पद होता है उसका वो विशेष्य होता है, यानी उपमेय होता है। सॉरी, ये गलत है। पहला उपमान होता है और दूसरा उपमेय होता है। ठीक है। तो उसे कर्मधारय समास बोलते हैं। ये यहाँ पे गलती हो गई। ये आप उपमेय रखिए ही मत, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। उपमेय और यहाँ पे भी उपमेय, इनको मैं हटा के भेजूंगा आपके पास जब वो ये पीपीटी आएगी। ठीक है। तो मतलब पहला पद विशेषण होता है, यानी जिस जो, और दूसरा पद होता है विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता की जाए। ठीक है। तो वही है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका उदाहरण वैसे मेरे को अभी आपको खैर यहाँ पे बता, चलो बता देता हूँ। इसका उदाहरण देख लीजिए आप, कमल नयन, कमल नयन, ये एक ही शब्द होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें कमल, कमल और नयन, नयन क्या होती है, आंख, और कमल का तो हम सबको पता ही है। तो इसका क्या है, इसका आप जैसे ही वो करते हैं, कमल के समान नयन, कमल के समान, के समान नयन। अब ये क्या है, इसमें ये विशेषण की तरह यूज हुआ है। मतलब जो दूसरी हमारी चीज है उसको अच्छा दिखाने के लिए हमने इसको कमल से कंपेयर किया है। ये क्या है, हमारा विशेष्य। ठीक है। तो वही चीज है, हमने नयन को कमल, कमल के मुताबिक यानी कमल ही बोल दिया, कमल के समान नयन है, कमल नयन। ठीक है। जिसमें हमने इसे कंपेयर कर दिया, जैसे उपमा अलंकार में हम कंपेयर कर रहे थे, ये उसी टाइप का ही है, जिसमें हमने एक चीज को अच्छा दिखाने के लिए उसे किसी अच्छी चीज के साथ कंपेयर कर दिया। ठीक है। उसका विशेषण वो कर दिया। आगे अगर आप और देखना चाहेंगे तो और कुछ इसका एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, इनके काफी एग्जाम्पल। जैसे जैसे आप कर सकते हैं ये कनक, कनकलता। कनकलता का तो खैर चलो आपको समझ में नहीं आएगा। हम कर सकते हैं कमल नयन हो गया। और मृगलोचन, मृगलोचन का मतलब पता है, मृग, मृगलोचन। ठीक है। मृगलोचन, लोचन का मतलब यहाँ भी नयन ही होता है। और मृग का मतलब तो आप सबको पता होना चाहिए, मृग शायद मैंने गलत लिखा है ना, मृग, मृग, पता नहीं, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा मृग ऐसे ही लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो मृग का मतलब होता है मगरमच्छ। ठीक है ना। तो वही है मृगलोचन, यानी मगरमच्छ के समान। मगरमच्छ की जो आंखें होती है वो कितनी सुंदर होती है, कितनी बड़ी बड़ी होती है। तो उन्हीं से कंपेयर किया गया है, मृग के समान लोचन, मृगलोचन। ठीक है ना।
तो वही है, मतलब जिसमें एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया जाए उसकी दूसरे की विशेषता बताने के लिए, तो वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य। दूसरे पद को हम अच्छा दिखाने के लिए उसे पहले किसी विशेषण के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे चौथे पे। चौथा सबसे आसान है, चौथा आता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जो हमारा प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है, यानी प्रथम पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है नवरत्न। नवरत्न, इसका अगर आप देखो, नव और रतन, नव क्या प्रथम पद है, और ये जो प्रथम पद है यानी पूर्व पद है, पूर्व पद जो है हमारा, ये क्या है? ये हमारा संख्यावाचक है, ठीक है। तो जैसे ये संख्यावाचक निकल गया, तो इसका समास विग्रह करोगे तो नौ रत्नों का समूह। नौ रत्नों का समूह, ठीक है। वहां पे ये क्या हो जाएगा? नवरत्न। नवरत्न, और ये इसमें कौन सा समास आ गया हमारा? द्विगु। ऐसे ही आप कर सकते हो पंचवटी, ठीक है ना। जिसके मतलब एक घर के बाहर, या फिर पंचवटो, वटो का मतलब क्या होता है? पेड़। पांच पेड़ों को पंचवटी ऐसे बोल देते हैं। और और भी जिसमें आप देख सकते हो, और कुछ एग्जांपल अगर हम देखे जाए तो पंचरत्न भी हो सकता है, पंचतंत्र भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं इसके भी। तो ये था द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर जो हमारा प्रथम पद होगा वो क्या होगा? संख्यावाचक। एक बार अब क्या करते हैं, अभी हमने जितने भी एक बार पढ़े सारे रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के हमने मेनली 3 पॉइंट पढ़े थे। सबसे पहला क्या था? अगर वो उसका जो प्रथम पद होगा अगर वो अव्यय है तो वहां पे वो अव्ययी भाव समास होगा। अव्यय क्या होता है? जिसपे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा क्या था? दूसरा हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है? तत्पुरुष समास के अंदर कारक से जो होता है, कारक की विभक्ति से वो क्या होता है? जुड़े हुए होते हैं, उनका समास विग्रह। तो जैसे ही उसका हम समास विग्रह करेंगे, अगर वो कारक की विभक्ति से जुड़ रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा? हमारे तत्पुरुष समास। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास के अंदर दो पद होते हैं हमारे, जैसे पूर्व पद और उत्तम पद। जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है, और उत्तम पद जो होता है वो विशेष्य होता है। यानी इसके अंदर विशेष्य को ज्यादा अच्छे से दिखाने के लिए उसे कंपेयर किया जाता है किसी विशेषण से। तो वही होता है, उसमें एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। उसके बाद अभी हमने द्विगु पढ़ा है। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं, प्रथम पद भी और पूर्व पद। पूर्व पद भी और उत्तम पद भी। लेकिन दोनों का जब हम समास विग्रह करते हैं तो वो क्या, या, तथा और इनसे जुड़ जाता है, इनके योजक को लोकन। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, माता पिता हो गया। माता आ रखा है, माता पिता, ठीक है। तो इसका आप जैसे ही वो करोगे, माता और पिता, समास विग्रह हमने जैसे ही किया तो माता और पिता। अब ये जो दोनों है, ये दोनों ही मतलब प्रधान पद है। लेकिन जैसे ही हमने इनका समास विग्रह किया तो ये किससे जुड़ गए? और से, ठीक है। अब जैसे कर सकते हैं दिन रात, दिन और रात, या दिन या रात, कुछ भी लिख सकते हो आप, दिन और रात, ठीक है। जैसे एक और हो जाता है झूठ सच, या सच झूठ। तो इसका क्या हो जाएगा? सच या झूठ, सच या झूठ। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली हमारे दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। अब तक एक ही ऐसा है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो क्या है? द्वंद्व समास, ठीक है। इसी के साथ बस द्वंद्व समास भी इतना ही था। आपको मेनली प्रॉब्लम आएगी ना, वो आएगी कर्मधारय और बहुव्रीहि में, ठीक है। वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। मैंने अभी आपको कर्मधारय समझा दिया, इसी के साथ मैं एक बार आपको बहुव्रीहि भी समझा देता हूँ। बहुव्रीहि में देखिए क्या होता है, जिस समास के प्रथम एवं दूसरा पद गौण होते हैं, यानी इसके अंदर दोनों में से कोई सा भी मेजर नहीं होता। गौण का मतलब होता है आप किसी को भी मतलब प्रधान नहीं बता सकते, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है। गौण मतलब अप्रधान बोल सकते हो आप, जो मतलब प्रधान नहीं है, मेन नहीं है, ठीक है। दोनों गौण होते हैं तथा किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, ठीक है। किसी तीसरे, वहां पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे मैंने आपको इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया था, देखो, कमल नयन दिया था, ठीक है। ये कमल नयन, इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है, देखो, कमल नयन, ठीक है। उसमें तो कमल नयन में क्या था? कमल के समान नयन। इसमें क्या हो सकता है? कमल के समान नयन। देखो इतना तो ये कर्मधारय ही है, लेकिन इसने क्या बोला? तीसरे पद की तरफ संकेत करे। कमल के समान नयन है जिसके, किसके कमल के समान नयन है? जिसके, अर्थात विष्णु जी,
ठीक है। ऐसे ही हो सकता है नीलकंठ, नीलकंठ, इसको अगर आप इतना ही छोड़ दोगे, नीला कंठ या फिर नीला है, नीला कंठ भी बोल सकते हो आप, या नीला है। अब इसको आप अगर बहुवरी में लेके आओगे तो बहुवरी में किस कैसे लेके आओगे, नीला है जिसका कंठ। और अगर आप इसको कर्मधारय में करते हो तो देखो, नीला तो क्या हो गया, रंग हो गया यानी विशेषण हो गया। ठीक है, अब ये मैं बहुव्रीहि का बता रहा हूँ, सॉरी उसका बता रहा हूँ कर्मधारय का। नीला, नीला है जिसका कंठ या फिर नीला कंठ हो गया, तो वहां पर तक तो ये सिर्फ क्या हो गया, ये तो विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, तो वहां पे आप कर्मधारय बोल दोगे। लेकिन जैसे ही आप अगर इसका वो करते हो समास विग्रह और ऐसा लिख देते हो, नीला है जिसका कंठ, यानी तीसरे तीसरे किसी पद की तरफ आप वो करने लग गए, नीला है जिसका कंठ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यानी अर्थात क्या होगा, शिव जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ये जो नीलकंठ है, ये एग्जाम्पल आपका उसका भी हो सकता है, कर्मधारय का भी और बहुव्रीहि का भी। ठीक है, ऐसे ही महात्मा, इसका आप ये लिख सकते हो, महान है जो आत्मा, इसका समास विग्रह करोगे, महान है जो आत्मा, अर्थात महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, इसी हिसाब से इसके एग्जाम्पल होंगे। अभी आप, मेरे को पता है आप स्टिल कंफ्यूज होंगे कि भाई कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के अंदर कैसे कैसे डिफरेंस है, तो उसके लिए मैंने आपको अलग से स्लाइड बता रखी है कि कैसे कैसे क्या होगा। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक बार सारे वापस रिवाइज कर दूं कि कौन कौन से क्या थे। सबसे पहले था हमारा अव्ययी भाव समास, उसमें क्या होगा कि जो प्रथम पद होगा वो अव्यय होगा, और साथ ही साथ क्या हो सकता है, अगर दो जो शब्द, एक शब्द है उसकी पूर्ण आवृत्ति हो, यानी वो दोबारा रिपीट हुआ हो, लेकिन वो दोनों एक साथ मिलकर कैसे एज अव्यय काम करे, तो वहां भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर प्रथम पद जो वो उपसर्ग हो तो वहां भी अव्ययी भाव हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में ये हो जाता है कि आपका जो उसका जैसे ही आप उसका समास विग्रह करते हो तो उसके अंदर कारक की विभक्ति आ जाती है। जैसे ही कारक की विभक्ति आ गई समास विग्रह के अंदर, तो समझ जाओ आपका वहां पे क्या है, तत्पुरुष समास। तीसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा है हमने कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के अंदर पहला विशेष विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, दूसरे की विशेषता बताने के लिए विशेषण लगाया गया है। चौथा जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। उसके बाद चौथे के बाद हमने पढ़ा पांचवा जो था हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर हमारा पूर्व पद भी और उत्तम पद भी दोनों ही प्रधान पद होते हैं। ठीक है, और दोनों किससे, अगर जैसे आप उसका समास विग्रह करते हो वो और, अथवा, यथा, और, या, तथा, अथवा, ये जो भी है, या, और, तथा, अथवा, इन जैसे योजक का वो आता है उसके अंदर। ठीक है, माता और पिता, दिन या रात, झूठ या सच, तो इस हिसाब से उनका। उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में क्या होता है, दोनों में से कोई सा भी ना प्रथम पद प्रधान होता है ना उत्तम पद प्रधान होता। ठीक है, और वो दोनों बस क्या करते हैं, किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नीलकंठ, यानी नीला है जिसका कंठ। ठीक है, नील गाय यानी नीली है जो गाय, इसी हिसाब से महात्मा यानी महान है जो आत्मा। ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि में अंतर क्या है। तो देखो, इन दोनों समासों का अंतर समझने के लिए, इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेषण या उपमेय होता है। ठीक है, जैसे नील गगन, नील यानी विशेषण हो गया, गगन यानी विशेष्य हो गया। ठीक है, और वही इसी तरफ, इसी तरह एक और है चरण कमल, यानी चरण, चरण यानी हमारे पैर और कमल यानी कमल, चरण उपमेय और कमल उपमान। चरण का मतलब क्या होता है, पैर, और कमल का मतलब फूल के समान पैर है जिसके, चरण कमल। तो वहां पे भी क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। हमारा जो है इसके अंदर हमारा कमल क्या है, कमल हमारा है विशेषण, मतलब जे, और चरण क्या हमारा विशेष्य। ठीक है, इसके अंदर एक विशेषण और विशेष होता है। और वही इसके अंदर क्या होता है, बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। मतलब इस चीज में आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब उसके अंदर जो दोनों वो होते हैं ना, वो किसी तीसरे के लिए काम करते हैं। जैसे कि नीलकंठ, देखो, नीला है जो कंठ, ये तो हो गया कर्मधारय, और नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, वो क्या हो गया, बहुव्रीहि। ठीक है, जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, यानी तीसरे की तरफ कर दिया। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी इसमें कंठ की विशेषता बता दी, तो यहाँ पे कर्मधारय हो गया,
और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यहाँ पे तीसरे को पॉइंट कर दिया तो वहां पे क्या हो गया बहुव्रीहि। यानी ये जो हो सकता है ये दोनों हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये आपके आपके समास विग्रह के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको अभी समझ आ गया हो, और अभी आपको समझ ना आया आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मेरे को समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा समझ। ठीक है, ये तो था इसके अंदर, मतलब मेनली मैंने आपके सारे जो है वो कंप्लीटली कवर करा दिया है कि कैसे कैसे समास होते हैं, क्या होते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे अब, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता, प्रैक्टिस ही करनी है सबसे मेन। तो ठीक है, तो चलो एक एक करके करते हैं। कर्म भूमि मतलब ये क्या करते, देखो पहले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समस्त समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम दे लीजिए। ठीक है, तो पहले तो आप एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार करके सारे ट्राई करो, और फिर मेरे को बताओ इनमें कौन कौन सा है आपका। ठीक है, चलो कर लिया। ठीक है, चलो अब हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं कर्म भूमि क्या है। कर्म भूमि, इसे आप दो कर सकते हो, कर्म के लिए भूमि या कर्म की भूमि, जहाँ पे कार्य किया जाए। कर्म की भूमि लिख देते हैं हम, कर्म की भूमि। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ही कारक आ गया तो यानी यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है, समझ में आया। इसका करते हैं ऋण मुक्त का विग्रह करते हैं। ऋण मुक्त यानी ऋण का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे ऊपर ऋण होता है, ऋण का मतलब मैं आपको कैसे, लोन जिसे बोलते हैं। तो ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। राजीव लोचन, अब देखो, अब ये राजीव लोचन है। राजीव का मतलब पता है क्या होता है, राजीव का मतलब होता है चांद बोल सकते हो, या फिर राजीव, देखो राजीव दो के होता है, एक तो चांद का भी विलोम शब्द होता है ये, और साथ ही कमल का भी हो सकता है। तो इसे हम कमल है, क्योंकि कमल के समान, लोचन का मतलब तो नया नहीं होता है, तो राजीव लोचन यानी कमल के समान लोचन, लोचन। अब ये दो हो सकते हैं, एक तो राजीव लोचन, इसमें बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, एक तो ये हो सकता है राजीव के समान लोचन। ठीक है, और एक हो सकता है राजीव के समान लोचन है जिसके, राजीव के समान लोचन है जिसके। अब हमें पता नहीं है वो कौन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये किसी थर्ड को भी इंडिकेट कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पे तो ये हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय कैसे हो गया, ये क्या है, हमारा विशेष्य है, और ये क्या है, विशेषण। और राजीव के समान लोचन है जिसके, यहाँ पे कौन सा हो गया, बहुव्रीहि। ठीक है, अगला क्या है, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में भी देखो दो होंगे, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए त्रिनेत्र कैसे होगा, त्रिनेत्र के भी दो हो जाएंगे। एक तो मैं, आप देख रहे हो त्रि यानी तीन, एक तो क्या हो गया यहाँ पे, द्विगु समास हो गया। ठीक है ना, द्विगु समास यानी तीन नेत्रों का समूह, तीन नेत्रों का समूह। उसके बाद एक और हो सकता, तीन नेत्र है जिसके, तीन नेत्र है जिसके, अर्थात शिव। ठीक है ना, शिव जी के भी तो तीन नेत्र ही है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, द्विगु, और यहाँ से क्या हो गया, बहुव्रीहि। ठीक है ना, तो ऐसे आपको काफी कंफ्यूजिंग मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कार्य कुशल यानी कार्य में कुशल, कोई एक बंदा किसी कार्य में कुशल होता है तो वो क्या हो जाए, कार्य में कुशल। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध कहा कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ये आप जैसे ही देखोगे कार्य में कुशल, यहाँ पे भी कौन सा आ जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है,
अगला है भारत भूमि, भारत की भूमि, यहाँ पे भी तत्पुरुष। अब देखो, काली मिर्च, काली मिर्च। अब यहाँ पे आप देखो क्या हो सकता है, मिर्च की विशेषता बताने के लिए क्या हो गया, रंग हो गया, तो यहाँ पे क्या कर्मधारय हो सकता है, काली है जो मिर्च। ठीक है। अगला क्या है, कनक लता। अब इसका भी दो हो सकते हैं, कनक के समान लता। देखो लता का मतलब होता है जो लड़कियों की लटाएं होते हैं उन्हें लता बोलते हैं। और कनक, मुझे अभी कुछ शब्द याद नहीं है कनक को मैं आपको कैसे समझाऊं। पेड़ की जो कनकें होती है ना, मतलब उससे इसे कुछ कंपेयर किया हुआ है, कनक के समान लताएं। ठीक है। एक तो हो सकता है कनक के समान लता, और एक होता है कनक के समान लताएं हैं जिसकी, तो यहाँ पे भी कर्मधारय भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, बहुव्रीहि भी। ऐसे ही कमल नयन में भी हो सकता है, कमल नयन में भी कमल के समान नयन, ये राजीव लोचन से ही हो गया, और कमल के समान नयन है जिसके, तो यहाँ पे भी कर्मधारय भी हो जाएगा और बहुव्रीहि भी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आयो। आपको पता है क्या करना है, मुझसे पहले आपको एक एक बार ये ट्राई कर लेना, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, उस पे कुछ और क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क है, ठीक है, ये आपको घर से सोल्व करने हैं। मुझे आप इनके कैसे करोगे, इनके सब पे आप मुझे वो बताओगे, समास विग्रह भी करके लिखोगे, और वो भी बताओगे, प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको किसी का ना समझ में आया तो आप कमेंट में डालोगे कि सर जैसे मुझे दयानिधि का समझ में नहीं आया, ग्रामगत का समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो मेनली आज की वीडियो में मैंने आपका समास कंप्लीट करा दिया। मैं आपको थोड़ा फास्टली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हिंदी में हमें मेनली क्या करना है, हमें क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। ठीक है। और हिंदी के हमारे सिर्फ वीक में 2 ही वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके हम इसे कवर कर ले, ताकि हम प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन ज्यादा कर सके। इसीलिए मैंने आपका लास्ट वीडियो में आपको पूरा अलंकार करा दिया था, इस वीडियो में समास करा दिया है, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें संधि करा दूंगा। ऐसे ही थोड़ा फास्ट स्पीड में कराएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जितनी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा अच्छे से होगा। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और सोल्व करके कमेंट में लिखना। अगर कोई अभी भी स्टिल भी डाउट आई हो आपको कि सर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो कमेंट में लिखना, मैं श्योर एंड श्योर आपके वहाँ पे कमेंट का आंसर करूंगा। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ चलते हैं हमारे सेकंड